हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयरन की पूरी मेटलर्जी कंप्लीट कर रखी है, जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कंप्लीट है। और आज के वीडियो में कॉपर की मेटलर्जी पूरी कंप्लीट करने का अपना टारगेट है और जिंक की मेटलर्जी कंप्लीट करने का टारगेट है। सबसे पहले देखिए, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में जैसे कि मैंने कहा था, कोई भी मेटलर्जिकल ऑपरेशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट ओर को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कंसंट्रेशन, देन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जैसा कि रिक्वायरमेंट है। इसके बाद स्मेल्टिंग। यहाँ पर देखा जाए स्मेल्टिंग के बाद एक बेसिक मैनेजेशन स्टेप नया है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये स्टेप होता क्या है डिस्कशन में सब करूंगा। और सबसे लास्ट में हम रिफाइनिंग पर आते हैं। तो सबसे पहले चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, कॉपर के मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट ओर में, यहाँ पर देखिए मैंने 4 ओर आपके सामने मेंशन कर रखे हैं। जैसा आपको दिख रहा है कॉपर पायराइट, ये कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है और इसी से हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड नंबर देखो कॉपर ग्लास Cu2s। आप यहाँ पर देखो ये फार्मूले लिखे जरूर है, लेकिन आप इसको समझिए कि इसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज, अर्थी इम्प्योरिटीज ये सब अवेलेबल हैं क्योंकि ये ओर है, ये कह सकते हो कंपाउंड नहीं है। इसको हम क्यूप्रस सल्फाइड समझें, इसको कॉपर आयरन सल्फाइड समझें, ऐसा नहीं है। ये स्पेशली जो इनके नेम है ये कह सकते इम्प्योर फॉर्म है, इसके साथ इम्प्योरिटीज मिली हुई है। मैलेकाइट और एजुराइट ये दोनों मैंने इसलिए फॉर्मूले सेलेक्ट कर रखे हैं क्योंकि आपके कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आप लोग जो मैलेकाइट ध्यान रखना, कॉपर का ओर है CuOH होल ट्वाइस इंटू CuCO3, ये इसका रिलेशन है। साथ में अर्थी इम्प्योरिटीज, अनवांटेड इम्प्योरिटीज तो रहनी ही रहनी है, और एजुराइट टू CuCO3 इंटू CuOH होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। तो कॉपर के देखा जाए ये 4 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट ओर को लेना होता है, तो 4 ओर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें हमें एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए, मेटलर्जिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा ओर लेना है? कॉपर पायराइट, क्योंकि ये हमारे लिए देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इजिली अवेलेबल, मोस्ट कन्वीनियंट, इकोनॉमिकली अवेलेबल, सब तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो अब फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट ओर के बाद देखा जाए हम सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? कंसंट्रेशन। और आपको देखने से लग रहा है कि चूंकि सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर हमेशा आपको सबको पता है कंसंट्रेशन के लिए बाई फ्रोथ फ्लोटेशन, बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये आपको पहले से ही पता है। ध्यान रखना, जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लोथ फ्लोटेशन स्टेप को यूज करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है, ये स्टेप पहले से मैं डिस्कस कर चुका हूं। हम लोग क्या करते हैं? टैंक यूज करते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है? क्रश्ड ग्राइंडेड ओर लेते हैं, इसमें एयर पास करने के लिए सफिशिएंट एयर स्पेस बना देते हैं। यहाँ से हम देखो एयर पास करते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट। और इसमें देखा जाए यहीं पर हम कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर, पाइन आयल, यूकेलिप्टस आयल, ये सब कलेक्टर की तरह से काम करते हैं। एनिलीन, क्रिसॉल, ये सब फ्रोथ स्टेबलाइजर काम करते हैं। जहां पर हम तेजी से एयर करंट पास करते हैं तो ओर जो होता है ये फ्रोथ में चला जाता है, ऊपर देखिए फ्रोथ कलेक्ट हो जाती है, और जिसके अंदर गैंग पार्ट होता है, इंप्योरिटीज वाटर में सॉल्युबल होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। एक सिंपल सा स्टेप है, ये स्टेप ऑलरेडी पहले से डिस्कस है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये ऑलरेडी आपको फ्रोथ प्रोटेक्शन होता क्या है कंप्लीट डिस्कशन मैंने कर रखा है। तो फ्रोथ प्रोटेक्शन स्टेप से हम इसका कंसंट्रेशन करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। कंसंट्रेशन के बाद देखा जाए हम रोस्टिंग स्टेप पर आएंगे, क्योंकि आपको देखने से लग रहा है कि हमारा सल्फाइड ओर है, हमें ओर किसी भी नेचर का हो कन्वर्ट करना होता है ऑक्साइड में। और अगर हमारा ऑक्साइड ओर है तो उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है, फिर हम कैल्सिनेशन ऑनवर्ड्स का यूज करते हैं। कार्बोनेट ओर है तो भी हम कैल्सिनेशन स्टेप से उसको ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन हमारा सल्फाइड ओर अगर है कंसंट्रेशन के लिए, तो आपको रोस्टिंग के लिए तो ध्यान रखना, इसको ऑक्साइड बनाने के लिए हमें रोस्टिंग स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। रोस्टिंग स्टेप में हमें करना, रोस्टिंग स्टेप में क्या होता है कि हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर, ये ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहले रोस्टिंग का पर्पस क्या है? हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा मेन पर्पस है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए कंसंट्रेटेड ओर को हमें करना क्या है कि एयर के एक्सेस अमाउंट में, प्रेजेंस ऑफ एयर, और वो भी एक्सेस अमाउंट में, रिवर्बेटरी फर्नेस में हमें इसको हीट करना होता है। रिवर्बेटरी फर्नेस देखा जाए एक स्पेशल टाइप की डिजाइन फर्नेस होती है, जिसमें ऐसे प्लेस बने होते हैं
कि हमें एयर की नीड होती है, उस प्लेस को हम ओपन कर देते हैं, और अगर हमें एयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कैल्सिनेशन स्टेप अप्लाई करना होता है, तो हम उस प्लेस को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा एक अरेंजमेंट उसमें स्पेशल टाइप के पहले से अवेलेबल होते हैं। तो रोस्टिंग स्टेप में सबसे पहला काम तो आपको देखने से लग रहा है कि आयरन, क्योंकि कॉपर पायराइट इसका इंपॉर्टेंट ओर है, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको देखने से लग रहा है कि जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हीट करोगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट तो मॉइस्चर रिमूव होगा। सल्फर की जो इंप्योरिटीज होती हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखो SO2 बन जाती हैं। आर्सेनिक की जो इंप्योरिटीज होती हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखा जाए AS2O3, ये भी देखा जाए वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं। एंटीमनी की इंप्योरिटी जो होती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखा जाए, यहाँ पर Sb2O3, ये भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज है। फास्फोरस का जो पार्ट होता है ये देखा जाए P2O5 बन करके अलग हो जाता है। ये जितने वोलेटाइल कर सकते हो कि हमारे पास इंप्योरिटीज हैं जो आसानी से ऑक्साइड बन करके वेपर में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाएंगी, तो आप ऑक्सीजन इनको एक्सेस में दे ही रहे हो, तो इनका पहला पर्पस क्या है कि हमारा और इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो रिमूव होगा। सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस ये सब देखा जाए रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाएंगे। इक्वेशन अनबैलेंस है, आप इसको बैलेंस वे में दे सकते हो। इसके बाद देखा जाए हमारे पास जो आयरन पायराइट है, जो CuFeS2 जिसके लिए स्पेशली हमने इसको यूज कर रखा है रोस्टिंग स्टेप को, यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये देखिए Cu2S, Fes एंड SO2, ये इसका फॉर्मेशन था। पहले नंबर देखो Cu2S और Fes का फॉर्मेशन होता है, और आपको देखने से लग रहा है कि चूंकि Cu2S इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो ये देखो Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 बन जाएगा, और साथ में Fes इसको भी अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में SO2 बन जाएगा। तो हमारा जो मेन पर्पस था कि जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं उनको अलग करना, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको रिमूव करा देना। हमारा जो आयरन पायराइट और स्पेशली है, कॉपर पायराइट हमारा जो और है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट हुआ, SO2 लिबरेट हुआ, और कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड देखा जाए और एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा जो मेन पर्पस था रोस्टिंग में कि अपने सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना, वो स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब इसके बाद देखा जाए हमारा जो रोस्टेड ओर है ऑक्साइड फॉर्म में, अब हमें इसको स्मेल्टिंग पर्पस के लिए यानी इसको मेल्ट कराने के लिए हमें ब्लास्ट फर्नेस की रिक्वायरमेंट होगी, और हम इसके आगे स्मेल्टिंग स्टेप पर आपके सामने देखा जाए स्मेल्टिंग स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप जरा इस पॉइंट को अच्छे से समझना, ये सब बहुत इजी पॉइंट्स हैं और आप लोगों के काम के हैं, तो बिल्कुल इजी वे में इसको आप समझने की जरूरत है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें जो कि हम पहले से ही जानते हैं, ऑलरेडी वो डिस्कस्ड हैं अपने को, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल स्टडी कर रखी है। अब हमारे सामने देखा जाए रोस्टिंग स्टेप तक का केस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके आगे देखो आएंगे, स्मेल्टिंग स्टेप हमारे सामने है, बेसिमराइजेशन और लास्ट में रिफाइनिंग स्टेप देखा जाए। स्मेल्टिंग स्टेप की तरफ यहां देखा जाए, यहाँ पे देखिए स्मेल्टिंग स्टेप में हम करते क्या है कि हमारा जो एक ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोगों ने आयरन की मेटलर्जिकल ऑपरेशन में ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम आपके सामने रखा था। यहाँ पर भी हम ब्लास्ट फर्नेस यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम ब्लास्ट फर्नेस यूज करेंगे ये स्मॉल लेंगे, क्योंकि कॉपर को बहुत लोअर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत लो टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए हम जो आपके सामने रोस्टेड ओर है, रोस्टेड ओर प्लस कोक प्लस SiO2, ये हमारा देखो चार्ज है। इनको देखा जाए सबसे पहले हम यहाँ पर सेट करते हैं, वही सेम कंडीशन, हॉट एयर ब्लास्ट के लिए अरेंजमेंट बना हुआ है। यहाँ से स्लैग बाहर निकालने के लिए स्पेस है, और यहाँ से मोल्टेन मैट बाहर निकालने के लिए हमारे पास प्लेस है। तो स्मेल्टिंग स्टेप में हमें ब्लास्ट फर्नेस लेना होता है। अब आयरन की मेटलर्जिकल ऑपरेशन में तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर हमारा ब्लास्ट फर्नेस की जो हाइट होती है अप्रॉक्स 25 मीटर के आसपास तक की होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस की हाइट है ये मुश्किल से 12-13 मीटर तक की है, यानी आप मान सकते हो कि आयरन के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्स हाफ है, क्योंकि हमें लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरे नंबर पर देखा जाए यहाँ पर कोक देखा जाए,
ये रिडक्शन स्टेप के लिए हमने अप्लाई कर रखा है, साथ में फ्यूल का भी काम करेगा और SiO2 एज अ फ्लक्स का काम करेगा, क्योंकि इसमें जो FeO है वो हमारे लिए देखा जाए एक तरह से इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी है और उसको फ्यूजिबल कंपाउंड बनाने के लिए, फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, मेल्ट कराने के लिए हमें फ्लक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो SiO2 हमने एज अ फ्लक्स यूज कर रखा है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टेप स्टेप देखने से लग रहा है कि टेम्परेचर 1 by 1 करके इंक्रीज होगा और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप स्मेल्टिंग के स्टेप में देखो हमारे पास जो रिएक्शंस स्पेशली होने हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर हम एयर करंट, यहाँ से एयर तो पास कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ पर हमारा जो चार्ज है जिसमें रोस्टेड ओर है और रोस्टेड ओर में स्पेशली आपने देखा था कि FeO और Cu2s, Cu2O और FeS यही सब स्पेशली अवेलेबल थे हमारे सामने। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारे पास देखा जाए रोस्ट स्मेल्टिंग में जब हम टेम्परेचर इसको दे रहे हैं तो जो FeS है ये एयर के प्रेजेंस में FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और सल्फर देखो SO2 बन जाएगा। और जैसे ही FeO बनेगा या पहले जो FeO लेवल है ये देखा जाए हमने SiO2 डाल रखा है, इसके साथ FeSiO3 बना देगा। ये स्लैग है स्पेशली, यहाँ पर ये देखो ये फ्लक्स है और ये आपके पता है ये गैंग है, क्योंकि इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज हैं। यार इस वाले स्टेप में ध्यान रखना कि चूंकि ये हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं, गैंग है, ये बेसिक नेचर की है, तो हमें एसिडिक नेचर का फ्लक्स चूज करना है। और यहाँ पर देखो स्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए हमारे पास जो आयरन का ऑक्साइड बनेगा स्पेशली ये तो ज्यादातर कन्वर्ट हो जाएगा, इस यहाँ पर देखिए ज्यादातर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeSiO3 में और साथ में ये जो हमारे पास Cu2s है ये देखा जाए ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 लिबरेट होगा इस स्टेप में। और अगले स्टेप में देखा जाए ये जो हमारे पास Cu2O बनेगा, ध्यान रखना FeS चूंकि आयरन ज्यादा एक्टिव है कॉपर के रिस्पेक्ट में, इसलिए कॉपर ऑक्साइड को ये देखा जाए कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट कर देगा और खुद FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे कहने का पर्पस क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस से अपने को प्योर कॉपर तो नहीं मिलेगा, यूं कहा जाए इम्प्योर कॉपर भी नहीं मिलेगा अपने को। बेसिकली ये वाला कंपोनेंट स्पेशली हमारे सामने ज्यादातर केस में मिलेगा। इसमें थोड़े बहुत अमाउंट में आयरन का सल्फाइड भी होगा। यहाँ पर देखो Cu2s मेजर प्रोपोर्शन में रहेगा, FeO भी रहेगा और यहाँ पर देखो FeS का भी अमाउंट आ सकता है और इसी को हम नाम देते हैं मैट, MATTE मैट, जो कि हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो स्मेल्टिंग स्टेप में ब्लास्ट फर्नेस में देखा जाए हमारे पास जो स्लैग है ये तो देखो स्लैग जोन से लाइटर होगा, ऊपर से हम बाहर निकाल देंगे और फिर यहाँ से देखो हेवियर पार्ट में देखा जाए हमारा कॉपर मैट या सिंपली मैट नाम MATTE मैट नाम दे सकते हैं, जिसमें आप मान सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट तो हमारे कॉपर सल्फाइड का है, थोड़े बहुत अमाउंट में हमारा FeO है जो कि यहाँ पर FeSiO3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है और कुछ पार्ट FeS का भी अवेलेबल है। इस पूरे पार्ट को हम मैट का नाम देंगे। ये अभी हमें कॉपर में कन्वर्जन इसका हुआ नहीं है और हमारे किसी काम का नहीं है। तो मेरे कहने मतलब ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग स्टेप के थ्रू हमें लास्ट में मिलेगा क्या, कॉपर मैट मिलेगा MATTE, जिसमें क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर स्पेशली अवेलेबल है। अब हम इसमें कॉपर ऑप्ट करने के लिए हम अगले स्टेप पर आएंगे जिसको हम बेसिमिलाइजेशन स्टेप का नाम देते हैं। तो आप लोग जरा इन सब रिएक्शन को अच्छे से समझने का प्रयास करना। इजी रिएक्शन है, देखने में आपको अलग से लग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे हाथ से लिख करके तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे पूरी तरह से। अब हमारे सामने जो स्मेल्टिंग के बाद जो कॉपर मैट मिला हुआ है मोल्टेन, उसी मैट को हम लोग करते क्या है कि बेसिमर कन्वर्टर में यूज करते हैं। तो हमारे सामने देखा जाए एक स्पेशल टाइप का डिजाइंड हमारे पास पूरा का पूरा ऑपरेटर्स है, इसी तरह से पीयर शेप्ड जैसा देखा जाए इसी तरह से बना होता है और ये पूरी तरह से आप मान सकते हो कि हर एंगल में यूं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। और इसमें हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर देखो एयर करंट पास करने की प्रॉपर अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोल्टेन मैट MATTE मैट, जिसमें आपको पता है क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड, ये स्पेशली मैक्सिमम अमाउंट तो क्यूप्रस सल्फाइड का है और FeO FeS ये भी थोड़े बहुत अमाउंट में है।
यहां से हम लोग क्या करते हैं कि हॉट एयर पास करते हैं और साथ में SiO2 को यहाँ पर और यूज करते हैं। हमारा पर्पस क्या होता है कि जो FeO है इसको स्लैग बना करके मैक्सिमम हटाना, पर्पस स्पेशली ये है। तो जो डायग्राम हमारे सामने दिख रहा है ये डायग्राम बेसिमर कन्वर्टर हम इसको नाम देते हैं, और इसी बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जो हम प्रोसेस कंप्लीट कराते हैं उसको नाम देते हैं बेसिमराइजेशन। तो बेसिमराइजेशन स्टेप में हमने ब्लास्ट फर्नेस से जो हमारा मोल्टेन मेट मिलेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, यहां से हॉट एयर और SiO2 हम यहाँ पर देखो पास कर रहे हैं। अब इसमें देखो होगा क्या, देखने से लग रहा है कि जो आयरन का हमारा सल्फाइड है एयर के साथ मिलकर के देखो ऑक्साइड बना देगा, और साथ में जो सल्फर वाला पार्ट है वो देखिए SO2 बन जाएगा, और FeO जो बना है, जो पहले से अवेलेबल FeO है थोड़े बहुत अमाउंट में, और जो FeS था FeO में कन्वर्ट हुआ है, और जो हम लोग एयर के साथ SiO2 पास कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हॉट एयर ब्लास्ट जो एयर पास करेंगे साथ में SiO2, इसके साथ मिलकर के FeSiO3, फिर से हमने स्लैग बना दिया। थोड़े बहुत अमाउंट में यानी मैक्सिमम अमाउंट में हमारा जो आयरन था ये देखा जाए कुछ पार्ट तो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू इस मेल्टिंग प्रोसेस में स्लैग बना के हटाया गया, और जो बचा कुचा पार्ट हमारे पास आयरन का था सल्फाइड के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में, पहले उसको सल्फाइड को ऑक्साइड बनाया गया, और फिर SiO2 जो कि हम लोग एयर के साथ इसमें सेंड कर रहे हैं इस बेसिमर कन्वर्टर में, ये स्लैग बना देगा। यहाँ पर फिर वही देखो ये फ्लक्स है और ये हमारा गैंग है जो कि अनवांटेड आप मान सकते हैं इन्फ्यूज में इम्प्योरिटीज है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसका स्टेप है स्पेशली, और हमें जो मेन ध्यान रखना है बेसिमराइजेशन स्टेप में ये स्पेशली ध्यान रखना है कि जो हमारे पास Cu2S है, स्पेशली देखा जाए ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके Cu2O बन जाएगी, और सल्फर देखा जाए पर SO2 बन करके बाहर हो जाएगा। अब हमारे सामने जो ये Cu2S पहले से है यहाँ पर, और जो हमारे पास ये Cu2O बना हुआ है ये देखा जाए Cu में कन्वर्ट कर देंगे और SO2 बन जाएगी, ये हमारे पास सिचुएशन है जी। तो हमारे कहने का मतलब देखो Cu2S पहले नंबर पर कॉपर सल्फाइड जो था मैट में मैक्सिमम अमाउंट हमारा कॉपर सल्फाइड का है, कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर के आयरन का ऑक्साइड और आयरन के सल्फाइड भी थोड़े बहुत अमाउंट में है। तो आयरन के सल्फाइड ने पहले आयरन का ऑक्साइड बना दिया, और आयरन की ऑक्साइड जो पहले से था और जो नया बना उन्होंने फ्लक्स के साथ मिलकर के स्लैग का फॉर्मेशन कर दिया। जो हमारे पास मैट था Cu2S कॉपर का सल्फाइड था, एयर के प्रेजेंस में देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और SO2 गैस बन गई। अब जो ऑक्साइड बना है ये बचे कुचे सल्फाइड को देखा जाए कॉपर में कन्वर्ट कर देगा और SO2 बन जाएगी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, ध्यान देना, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। कभी अगर ऑटो रिडक्शन पर क्वेश्चंस बने कि व्हाट इज ऑटो रिडक्शन, तो आप ध्यान रखना कि ये हमारे लिए पॉइंट है बहुत काम का। इसमें करना क्या है, कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलकर के कॉपर में चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी कॉपर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी कॉपर पॉजिटिव है, यहाँ कॉपर जीरो चार्ज का क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है कॉपर के सल्फाइड और कॉपर के ऑक्साइड में, इसीलिए इसको नाम देते हैं ऑटो रिडक्शन। तो इस तरह से देखा जाए चूंकि कॉपर जो बनेगा ये हेवियर होगा, इसलिए देखो यहाँ पर ब्लास्ट बेसिमर कन्वर्टर में देखो नीचे चला जाएगा, और जो मोल्टेन मैट हमने यहाँ पर डाला है तो ये रिएक्ट करके देखा जाए कॉपर हेवियर है इसलिए नीचे चलाएगा, और फिर हम लोग क्या करते हैं इसको अलग कर लेते हैं, हमारे कहने का मतलब। लेकिन अब इसमें देखा जाए एक प्रॉब्लम्स आती हैं, जब कॉपर कूल हो रहा होता है, जैसे मान लो कॉपर यहाँ से आपने निकालोगे तो मोल्टेन फॉर्म में निकलेगा, और मोल्टेन फॉर्म में आपने कॉपर को निकाल दिया है, लेकिन जब आप इसको टेम्परेचर दे नहीं रही हो तो ये सॉलिड होने लगेगा, और जब ये सॉलिड होने लगेगा और चूंकि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व है, जब ये गैस ऊपर की तरफ आएगी तो जगह जगह हमारा जो सॉलिड हो रहा होता है कॉपर, वहां पर देखो ऐसे ब्लिस्टर अपीयरेंस क्रिएट कर देती है। इसलिए यहाँ पर बेसिमराइजेशन स्टेप के बाद बेसिमर कन्वर्टर से जो हम कॉपर अलग करते हैं मोल्टेन फॉर्म में, सॉलिड होने के बाद सरफेस पे तमाम देखा जाए वहां पर कर सकते हैं ऐसे एकदम से उभार टाइप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इसलिए इसको हम ब्लिस्टर कॉपर का नाम देते हैं, ब्लिस्टर कॉपर का इसको हम नाम देते हैं। ब्लिस्टर वर्ड स्पेशली आया क्यों, यहां पर देखा जाए ब्लिस्टर वर्ड का यूज स्पेशली
क्यों आया? क्योंकि सॉलिड हो रहा कॉपर जो हमारा देखा जाए, जब हम इस डेसिमल कन्वर्टर से बाहर निकाल देंगे, जब वो सॉलिड हो रहा होता है तो उसमें जो SO2 डिसॉल्व होती है वही SO2 देखा जाए बाहर निकलेगी और जगह जगह सरफेस को एकदम से प्लेन रहने की वजह से जगह जगह वो बाहर डेवलप कर देगी, वॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए इस कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर का नाम देते हैं। ये हमारा इम्प्योर कॉपर है, लेकिन अब इसमें देखा जाए ज्यादातर ये कॉपर तो है लेकिन अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज मिली हुई है। तो बेसिमराइजेशन स्टेप में देखा जाए ऑटो रिडक्शन के बाद हमारा कॉपर जो मिला है, जो बाहर सॉलिड होने के बाद यहाँ पर ब्लिस्टर अपीयरेंस क्रिएट हुई है सरफेस पर, इसलिए इस कॉपर को हम नाम देते हैं ब्लिस्टर कॉपर। आप लोग इसका ध्यान रखना। और सबसे लास्ट में हम इसके रिफाइनिंग स्टेप पर आते हैं। रिफाइनिंग स्टेप में देखा जाए बिल्कुल वही सेम जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि कॉपर की रिफाइनिंग के लिए एक तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग स्टेप यूज करते हैं और एक स्टेप इसमें देखो पोलिंग प्रोसेस भी है। बड़ा सिंपल सा स्टेप है, उसको भी आप लोग अच्छे से समझ लेना, बहुत आसान है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जैसा कि पहले से ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो रिफाइनिंग स्टेप में सबसे पहले देखा जाए हमें करना क्या है, दो स्टेप हैं। एक तो देखा जाए इसमें बाई पोलिंग प्रोसेस और सेकंड नंबर पर देखा जाए बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इसमें देखिए पोलिंग प्रोसेस में क्या करना होता है, जब हमारा कॉपर मोल्टेन कॉपर अलग हुआ है, यहां पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर के जो ये बम्बो होते हैं, देखा जाए बिल्कुल एकदम से फ्रेश ग्रीन कलर वाले बम्बो, इसमें उस बम्बो को डाल करके इसको हिलाते हैं। तो उस ग्रीन कलर वाले बम्बो के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कॉपर की इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कॉपर के अंदर भी जो इम्प्योरिटीज अगर ग्रीन कलर के बम्बो ने एब्जॉर्ब कर लिया तो अगला स्टेप क्या होता है, कॉपर हमारा प्योर हो जाता है। तो ये स्टेप हमारा देखा जाए ये पोलिंग प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जैसा आपको सबको पहले से ही पता है कि यहाँ पर हमें पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजाइन करना होता है। इम्प्योर कॉपर देखा जाए, यहाँ पर इम्प्योर कॉपर का देखा जाए हम एनोड बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और प्योर कॉपर की एक पतली सी स्ट्रिप प्योर Cu कैथोड बना देते हैं नेगेटिव चार्ज। इसको देखा जाए हम लोग सेल से जोड़ देते हैं और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, CuSO4 का सॉल्यूशन। आपको पता है करंट पास करने से जो Cu++ होता है ये देखो इस कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता रहता है और सेम अमाउंट में Cu++ बन करके सॉल्यूशन में आता रहता है और इस तरह से 99.99% हमारा कॉपर अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। तो एक ये सिंपल सा पूरा स्टेप है रिफाइनिंग का। अब अपना कॉपर की मेटलर्जी पूरी कंप्लीट हुई। अब इसके साथ साथ बिल्कुल एक छोटी सी मेटलर्जिकल ऑपरेशन अपने सिलेबस में और है, जिंक की मेटलर्जी, वो भी हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत आसान है, स्टेप अप्रॉक्स यही सब है और बिल्कुल इजी वे में भी हम लोग बहुत कम टाइम में ZM की मेटलर्जिकल ऑपरेशन का डिस्कशन हम लोग स्पेशली कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए हम लोग अगले स्टेप पर आते हैं, जो अपना अगला स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ ZM। सबसे पहले देखा जाए पहला स्टेप तो हमारा वही लगेगा, इंपॉर्टेंट ओर, सबको पता है। अब इंपॉर्टेंट ओर में देखा जाए इसमें कई इंपॉर्टेंट ओर हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देखा जाए एक तो देखा जाए जिंक ब्लेंड ZNS। सेकंड देखा जाए इसका जो जिंक का ओर है स्पेशली देखा जाए कैलामाइन ZnCO3 और कैलामाइन के बाद देखा जाए अपना जिंसाइट ZnO। ये हमारे पास देखो तीन ओर हैं। इसमें जिंक ब्लेंड हमारा देखा जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट ओर है, आप लोगों को पता है, इसी से हम लोग जिंक को अलग करते हैं। तो पहले स्टेप पर देखो हमारे सामने क्या था, इंपॉर्टेंट ओर, तो जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट, जिसमें हमें जिंक ब्लेंड हमारे काम का है। सेकंड नंबर पर आपको सबको पता है कि ओर तो क्लियर हो गया कि हमारा
सल्फाइड ओर है। तो हम क्या करते हैं, देखो कंसंट्रेशन स्टेप को यूज करते हैं, और आपको पता है चूंकि ओर सल्फाइड है तो स्टेप क्या होगा, बाई फ्रोथ फ्लोटेशन, बाई फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि सल्फाइड और हमेशा फ्रोथ फ्लोटेशन स्टेप से प्योर किए जाते हैं। थर्ड नंबर पर देखा जाए, अब कंसंट्रेटेड और हमें इस फ्रोथ फ्लोटेशन स्टेप से मिल जाएगा। क्योंकि सल्फाइड है, ऑक्साइड बनाना होता है, तो रोस्टिंग स्टेप हमें अप्लाई करना होगा। स्पेशली देखा जाए रोस्टिंग स्टेप, जो हमारा जिंक सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, इसका हमारा जो सल्फर है ये SO2 बन जाएगा। तो आपको सबको पता है कि और किसी नेचर का हो कन्वर्ट करना होता है ऑक्साइड फॉर्म में। यहाँ पर देखा जाए रोस्टिंग स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया कि जिंक सल्फाइड को, स्पेशली जो हमारा जिंक ब्लेंड था, इसको देखा जाए ऑक्साइड में हमने कन्वर्ट कर दिया। इंप्योरिटी मैक्सिमम कंसंट्रेशन स्टेप में ये अलग हो गई। अब यहाँ पर ऑक्साइड बनने के बाद देखा जाए हमें स्मेल्टिंग की तरफ बढ़ना पड़ता है, और आपको बता दूं कि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत लोअर होता है। इसलिए जिंक को हम लोग करते क्या हैं, एक सिंपल सा देखा जाए फायर क्ले रिटार्ड, यानी फायर जो हमारी क्ले की बनी हुई फर्नेस होती है, वर्टिकल फर्नेस होती है, यहाँ पर हमें ब्लास्ट फर्नेस या इस तरह से डिजाइन किसी स्पेशल फर्नेस को नहीं लेना पड़ता है। नॉर्मल क्ले से बनी हुई कह सकते हो कि यहाँ पर हमें एक सिंपल सी फर्नेस लेना होता है, जिसको हम लोग फायर क्ले रिटार्ड का नाम देते हैं, वर्टिकली होती है, और कोक के साथ इसको हीट कर देते हैं। तो देखने से लग रहा है ZnO को कोक के साथ अगर हीट कर दोगे तो जिंक अलग हो जाएगा और ये CO या CO2 में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। अगर मानो हम यहाँ पर 2ZnO ले लें, देखो 2Zn बन जाएगा। यहाँ पर CO भी बन सकता है, CO2 भी बन सकता है, दोनों हम कन्वर्जन करा सकते हैं। तो ये तो एक हमारा वर्टिकल फायर क्ले रिटार्ड में स्मेल्टिंग स्टेप मिल जाएगी, और हमें कॉपर यहाँ पर जिंक देखो अवेलेबल हो जाएगा। जिंक अवेलेबल हो गया, सबसे लास्ट में देखो हमें रिफाइनिंग स्टेप पर जाना पड़ता है। यहाँ पर रिफाइनिंग स्टेप में देखो हमारे पास दो स्टेप हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक स्टेप हम अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को हम ले सकते हैं। स्पेशली देखा जाए आपको सबको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का मतलब जिंक का इम्प्योर जिंक का एनोड, पतला सा स्ट्रिप प्योर जिंक का कैथोड, ZnSO4 का सोल्यूशन। करंट पास करेंगे तो हमारा सोल्यूशन का Zn++ प्योर वाले जिंक पे जाके डिपॉजिट होता रहेगा, और हमारा जो इम्प्योर हमने एनोड जिंक का बना रखा है उसमें से Zn++ उनके सोल्यूशन में आता रहेगा, जो स्टेप आपको पहले से ही पता है। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, और एक देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक भी, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लोअर होता है, इसलिए अगर हम जिंक को हीट करेंगे तो बहुत जल्दी से ये बॉयल हो जाएगा। मतलब इसको हम बॉइलिंग में कर सकते हैं आसानी से, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होने के नाते इसकी वेपर बन जाएंगी, और जो इम्प्योरिटीज रहेंगी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगी। वेपर को कलेक्ट करेंगे और कंडेंस करके प्योर Zn ऑप्ट कर लेंगे। एक सिंपल सा स्टेप जिंक के मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, एक नॉर्मल स्टेप, इजी गोइंग आपको समझ में आ जाने वाला स्टेप है। अब अपना जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल के बेसिस पर मेटलर्जिकल ऑपरेशन थे, स्पेशली आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी और टिन ऐसे जिंक की Zn की मेटलर्जी, ये तीनों मेटलर्जिकल ऑपरेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो अगला वीडियो आप लोगों के सामने आएगा, हम लोग बनाएंगे वो स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी का से रिलेटेड वीडियो रहेगा, और वो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी उसमें पूरी कवर होगी। और आप लोग इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखना। ये तीनों के तीनों मेटलर्जिकल ऑपरेशन, स्पेशली आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी और Zn की मेटलर्जी, अच्छे से समझने की जरूरत स्पेशली है आप लोगों को। कोई प्रॉब्लम किसी को आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करना। थैंक यू।